नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लोधाजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आज से फर्स्ट क्लास से ही दोस्तों हम हिंदी साहित्य को देखने वाले हैं, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड ईयर में देखने को मिल रहा है। हिंदी साहित्य का भी दोस्तों सेकंड पेपर पर हम डिस्कशन करेंगे। रीजन उसके अभी नेक्स्ट मंथ में एग्जाम आने वाला है, इस कारण से पहले इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में इसका जो मेजर जो पार्ट है, पेपर फर्स्ट है, उसको भी जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसके तुरंत बाद उसको भी हम स्टार्ट कर लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपकी रिक्वायरमेंट के आधार पर आज का सेशन पूरा सिर्फ आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर है। जो कार्य मैं नहीं करता हूं वो मुझे आपके कमेंट के कारण करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका हुक्म मानना तो हमारा कर्तव्य है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर पहले जो है इसका हिंदी साहित्य के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर होते हैं यूनिट वाइज, उनको प्रोवाइड कर दीजिए, उसके बाद में डिटेल क्लासेस चालू कीजिए। तो उसी आधार पर दोस्तों यूनिट फर्स्ट अर्थात की इकाई 1 के अंतर्गत जो आपका पहला पार्ट है, इकाई 1 का कौन सा, अनुवाद की अवधारणा एवं क्षेत्र। तो अनुवाद विज्ञान पूरे हमारे कंप्लीट पार्ट का नाम है। हिंदी साहित्य में जो जिस पार्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अनुवाद विज्ञान, और इस अनुवाद विज्ञान के अंतर्गत प्रथम इकाई जो है हमारी, उसका ही पहला पार्ट है अनुवाद की अवधारणा एवं क्षेत्र। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, कि जो हमारा पार्ट है, जो सब्जेक्ट है, उसके सामान्य अवधारणा पर हमें चर्चा करना है, उसके सामान्य अर्थ पर हमको बात करनी है आज के सेशन में। और उस सामान्य बात से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं प्रथम इकाई के, उन प्रश्नों पर दोस्तों, लघुत्तरी प्रकृति के जो प्रश्न हो सकते हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे छोटे से सेशन के माध्यम से। इसके बाद जो क्लासेस होगी उस क्लासेस में आप देखेंगे कि कितनी डिटेल में आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। तो इस क्लास के तुरंत बाद ही जो क्लासेस अब आने वाली है दोस्तों, पूरे क्रम से आएगी आपकी, ना पूरे फुल डिटेल क्लासेस आएगी, जिसमें पूरे विस्तार पूर्वक हम प्रत्येक चैप्टर पर चर्चा करेंगे। आइए आगे बात करते हैं कि जो नए स्टूडेंट हैं, जिनको नहीं पता, या कहें कि जो पहली बार हमको फॉलो कर रहे हैं सेशन में आकर के, उनको मैं बता दूं, हमारे द्वारा बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। कोई चार्जेस आपके द्वारा नहीं, आपसे नहीं लिया जा रहा है। साथ ही साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम डायरेक्टली हमारे सेशन की, और सेशन से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे हो सकते हैं उन प्रश्नों पर अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको आने वाली क्लासेस का पूरा शेड्यूल बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मुझे 1 मिनट का टाइम इस स्लाइड पर और चाहिए, ताकि देखिए आज का सेशन तो मैं आपको प्रारंभ में बता चुका हूं कि लघुत्तरी प्रकृति के 10 प्रश्नों पर हम यहां डिस्कस करेंगे, जो आपकी पूरी इकाई, जो इकाई फर्स्ट है ना, उसको पूरा कवर करते हैं, है ना। तो इकाई 1 के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न लघुत्तरी प्रकृति के हैं उन पर हम डिस्कशन आज के सेशन में करने वाले हैं। लेकिन चूंकि ये हमारे सेशन का तो कोई पार्ट नहीं हुआ, है ना, ये तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न में प्रोवाइड कर रहा हूं। महत्वपूर्ण क्या, जो यूनिट, जितने भी यूनिट में कवर होते हैं उतने प्रश्न में आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन कल से जो हमारी क्लासेस कंटिन्यू होने वाली है, डिटेल क्लासेस हिंदी साहित्य के अनुवाद विज्ञान वाली, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों फर्स्ट इकाई में देखिए आपको ये 6 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। बेसिकली बोलने को 6 टॉपिक है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो 6 नहीं बल्कि ये एक ही टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है अनुवाद। क्या है? अनुवाद, ट्रांसलेशन, अनुवाद। तो ये जो अनुवाद है, देखिए यहां पर देख पा रहे हैं आप लोग, अनुवाद का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, महत्व फर्स्ट लेक्चर में आप लोग देखेंगे। उसके बाद में अगले लेक्चर में देखेंगे आप अनुवाद के प्रकार, जिसके अंतर्गत आप बात करेंगे शब्दानुवाद की, भावानुवाद की, आशु अनुवाद या द्विभाषी प्रवृत्ति। तो जितने भी प्रकार हो सकते हैं अनुवादों के, उन सभी प्रकारों पर पूरे विस्तार से हम चर्चा करेंगे, ताकि आपके चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे फिर वो लघुत्तरी प्रकृति के हो या दीर्घ लघुत्तरी प्रकृति के, ये सेशन अटेंड करने के बाद में आपसे सभी प्रकार के प्रश्न बहुत ही आसानी से बनने लगेंगे, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगर आप मुझे निरंतर फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब भी हम कोई टॉपिक उठाते हैं तो उसको कितना विस्तार से लेकर जाते हैं, कितना उसकी गहराई में चले जाते हैं, है ना। उसकी एक एक बात को हम डिस्कस करते हैं, जिससे कि कोई डाउट हमारा बचे ही नहीं। क्लियर है? उसके बाद आप देख पा रहे हैं, इसके बाद अनुवाद के गुण पर फोकस करेंगे, विशेषताएं, क्षेत्र और संभावनाएं,
है ना, रोजगार की संभावना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये 4 कंसेप्ट, तो इनमें संभवतः ये हो सकता है कि इन चारों को मिला करके एक ही क्लास कर दी जाए। जैसा आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, चारों को मिलाकर के एक ही क्लास करेंगे तो लगभग ये जो क्लास जाने वाली है ये वाली लगभग 1 या 1.5 घंटे की क्लास होगी, है ना। इससे पहले तो 2 क्लास हम सेपरेट जरूर लेंगे। पहले में अर्थ, परिभाषा, महत्व, स्वरूप की बात करेंगे, उसके बाद में इसके प्रकारों की बात करेंगे। तो ये आपकी कमेंट पर आधारित है, कमेंट पर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्लासेस लेना चाहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज जान ले कि आज हमें बात क्या करनी है, किस बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के इस पाठ अनुवाद की अवधारणा और क्षेत्र वाले पाठ से संबंधित जितने महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रकृति के प्रश्न हो सकते हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों चलिए आगे बढ़े। उससे पहले मुझे एक बात बताइए, आप लोग डायरेक्ट प्रश्न उत्तर लेंगे हम लोग। पहले मुझे एक बात बताइए, आप लोगों में से मूवी कौन कौन देखते हैं? मैं बॉलीवुड की बात नहीं करूंगा, तो टॉलीवुड या फिर जो है हॉलीवुड, साउथ मूवी या फिर हॉलीवुड की मूवी, या हॉलीवुड में लगभग ऑलमोस्ट सभी कंट्री आ जाती है इंडिया को छोड़ करके। तो इनमें से कौन कौन, आप लोगों में से कौन कौन मूवी देखता है? संभवतः 99% लोग मूवी देखते हैं या देखी है आप लोगों ने, साउथ भी देखी है और हॉलीवुड भी देखी है। अब मुझे एक बात कभी ये बताइए, कभी आपने माइंड में सोचा, वो संभवतः आपको पता भी है कि साउथ में जो मूवी बनती है वो उनकी जो लैंग्वेज है, जैसे कि तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, उस भाषा में मूवी बनती है जो ओरिजिनल मूवी बनती है ना। उसी प्रकार से अगर कोई मूवी चीन में बन रही है तो वो चाइनीज भाषा में बनेगी। इसी प्रकार से विश्व के अन्य देशों में जो मूवी बनती है वो उनकी भाषा में बनती है, उसकी भाषा में क्रिएट होती है। लेकिन जब हम अपने टीवी चैनल पर देखते हैं तो हमें हिंदी भाषा में वो नजर आती है। तो ऐसा क्यों हो पाता है, क्या रीजन होता है इसका? तो इसका दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, डबिंग करते हैं। इसको हम डबिंग, फिल्मी भाषा में उसको डबिंग बोलते हैं, है ना, कि एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको डबिंग कर देना। एक तो ये हो जाता है। तो जो वो डबिंग होती है ना, उसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुवाद। क्या किया हमने, अन्य भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद कर दिया, ट्रांसलेशन कर दिया। इसी प्रकार से कुछ पुस्तकें आप पढ़ते हैं, इंग्लिश वाली पुस्तक आपको हिंदी में अवेलेबल हो जाती है। तो क्या हुआ था, जो आज हमारी श्रीमद् भागवत गीता है, गीता कई भाषाओं में, लगभग विश्व की सभी भाषाओं में उसकी कॉपियां आज उपलब्ध है। मतलब क्या हुआ, मूल भाषा उसकी कौन सी थी, संस्कृत थी। संस्कृत में जब वो लिखी गई तो संस्कृत से उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बना, उसके बाद में इसका इंग्लिश वेरिएंट भी बना। कई भाषा, जितनी विश्व की भाषा है लगभग सभी भाषाओं में उसका प्रिंट हो चुका है। तो क्या हुआ था, उसका अनुवाद हुआ है। और आज भी आप मोबाइल पे भी, जो कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी हैं जिनको हिंदी समझ नहीं आती या फिर जिनको कंटेंट इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में क्लास लेते हैं, कंटेंट इंग्लिश में चाहिए, वो क्या करते हैं, ये कंटेंट उठाएंगे, गूगल पे डाल के उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे, डायरेक्टली उसके द्वारा अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, है ना। तो ये जो ट्रांसलेशन की जो पूरी कहानी है ना, जो फिल्मी दुनिया में डबिंग की कहानी है, किताबों में ट्रांसलेशन है, अनुवाद, तो ये क्या है, ये सब अनुवाद ही है। और उसी अनुवाद को हम यहां समझने वाले हैं इस हिंदी साहित्य के इस पूरे पार्ट में, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक थिंकिंग रखना कि आपका जो सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, प्रत्येक सब्जेक्ट का एक रीजन होता है, एक महत्व होता है, एक कारण होता है पढ़ने का और पढ़ाने का, है ना। तो आपसे आपकी यूनिवर्सिटी, हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको क्यों पढ़ाना चाहता है, ये ताकि आप उस अनुवाद का महत्व समझ सकें। अगर इस अनुवाद के महत्व को हम वर्तमान दिनचर्या से, कहें कि वर्तमान जीवन से अगर इसको हटा देना, तो संभवतः हम आत्मनिर्भर ही नहीं रह पाएंगे, या कहें कि हम तो क्या, विश्व का कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं रह पाएगा। और बल्कि राष्ट्र के अंदर भी भारत जैसे जो देश है, द्विभाषी और बहुभाषी जो देश है, जिस देश के अंदर, जिस देश की एक सीमा के अंदर ही भी कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हो, ऐसे देश में बताइए बिना अनुवाद के क्या कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भाषा को समझ सकता है, उसके भावों को समझ सकता है? संभव ही नहीं है। अगर साउथ का व्यक्ति क्या बोल रहा है, उत्तर का व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। रीजन क्या है दोस्तों, उसका कारण यही होता है कि हर कोई एक दूसरे भाषा को समझने में असक्षम है, भाषाओं को समझने में असक्षम है ना। तो उस असक्षमता को सक्षमता में कैसे बदला जाता है, अनुवाद के द्वारा। तो आज वर्तमान जीवन के लिए अनुवाद का बहुत ज्यादा महत्व है।
अब मैंने एक हिंट दी है आपको। अब जितना हो सके ना इसके बारे में सोचिए कि अनुवाद की आवश्यकता कहां कहां पड़ती है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट का विश्व स्तरीय कोई भी जो है मोर्चा हो, कोई भी विश्व स्तरीय कोई सी भी घटना हो, प्रत्येक कार्य में अगर हमें विश्व के किसी अन्य कोने की न्यूज आज हमें देखनी होती है तो उसे भी ट्रांसलेट करके और इसको हिंदी भाषा में या अन्य भाषाओं में लाया जाता है, तब कहीं जाकर के वो हम समझ पाते हैं। तो अनुवाद का महत्व आज प्रत्येक क्षेत्र में हो चुका है। क्लियर है? चलिए, तो यहीं से दोस्तों हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। छोटी सी एक बेसिक सी थिंकिंग मैंने आप लोगों के मस्तिष्क में क्रिएट कर दी है। रीजन उसका ये था कि यार पहली क्लास थी, अगर इसके बारे में कुछ नहीं बोलते ना तो मुझे अजीब सा अंदर अंदर ऐसा लगता कि मैं कुछ बेईमानी कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। डायरेक्ट आया, प्रश्न उत्तर बताए और चल दिए, है ना। तो ये सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, कि अगर मैं संभवतः अगर प्रश्न उत्तर वाली सीरीज लेकर नहीं आता, वो सेशन की शुरुआत करते ना तो कम से कम 15 मिनट में आप लोगों का इसी चर्चा पर लेता। और आप लोगों की अच्छी बात यह है कि जो अगला सेशन आएगा उसमें आपको कोई समय नहीं देना पड़ेगा, लगभग 1 मिनट में ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी, छोटी सी डिस्कशन के साथ ही। आइए अब शुरुआत करते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा समझने में मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, क्या थोड़ा सा दिमाग में आपके मस्तिष्क में ये बात अब प्रवेश कर चुकी है कि ये अनुवाद एक्चुअल में क्या है ना। अब ये अनुवाद सिर्फ हमारा विषय मात्र नहीं रह गया है, बल्कि अनुवाद एक ऐसी थिंकिंग हमारे मस्तिष्क में क्रिएट हो चुकी है, बन चुकी है कि अनुवाद का महत्व अब हमको समझ आ चुका है, अनुवाद का अर्थ समझ आ चुका है कि अनुवाद है क्या, है ना। तो अभी प्रश्न के आंसर याद करने में या कहीं कि समझने में अब आपको बहुत आसानी होने वाली है। आइए सबसे पहला प्रश्न हम लेंगे कि जिस अनुवाद की हम चर्चा कर रहे हैं इतनी देर से, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है ना। उपयोगिता क्या है, तो अनुवाद की उपयोगिता क्या है। डायरेक्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लघुत्तरी प्रकृति के हैं, इसी प्रकार से एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, कोई फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं आता है ना। एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, सेम टू सेम। लघुत्तरी प्रकृति में के प्रश्नों में कोई बदलाव नहीं होता है, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों। देखिए अनुवाद विश्व क्या पूछा गया है, उपयोगिता पूछी गई। उपयोगिता के अन्य क्या नाम क्या हो सकते हैं, उपयोगिता के अन्य नाम और क्या क्या हो सकते हैं। अनुवाद की उपयोगिता क्या है, अनुवाद की आवश्यकता क्या है, अनुवाद की प्रासंगिकता क्या है, अनुवाद का महत्व दिन प्रतिदिन विश्व स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्यों बढ़ता जा रहा है। इन सब का मतलब एक ही होता है, उपयोगिता। ठीक है ना। आइए अनुवाद विश्व संस्कृति, ध्यान दीजिएगा विश्व संस्कृति मैंने वैसे हाईलाइट कर रखा है, आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी मेरे सेशन में, हाईलाइट कर रखा वो की पॉइंट है, उस पर फोकस करेंगे, पूरा आंसर अपने आप याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अनुवाद विश्व संस्कृति, विश्व बंधुत्व, एकता और समरसता, ये इन सब को स्थापित करने का एक पुल है। क्या है, एक पुल है, एक ब्रिज है। अगर हम भारतीय लोग अगर ब्रिटेन के लोगों की संस्कृति, ब्रिटेन की संस्कृति को समझना चाहें, ब्रिटेन के साथ में बंधुत्व की भावना बढ़ाना चाहे, उनसे एकता या समरसता स्थापित करना चाहे, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें उनसे बात करनी होगी, लेकिन बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, या उनकी संस्कृति को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उस समाज का अध्ययन करना होगा, हमें ब्रिटिश समाज का अध्ययन करना पड़ेगा। वो कब कर पाएंगे, जब हमें उनकी भाषा का ट्रांसलेशन, अनुवाद में होकर के अपनी भाषा में प्राप्त हो जाए, तभी कर पाएंगे ना। इसीलिए कहा गया कि जो अनुवाद है वो विश्व की संस्कृति को समझने के लिए, विश्व बंधुत्व को स्थापित करने के लिए, एकता और समरसता को स्थापित करने के लिए यह एक सेतु का कार्य करता है, एक ब्रिज का कार्य करता है। इसी के माध्यम से विश्व ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में क्षेत्रीयतावाद के संकुचित दायरे से बाहर निकलने का अवसर हमको प्राप्त होता है। समझिएगा, अनुवाद के माध्यम से ही, अगर अनुवाद नहीं होता तो संभवतः उत्तर भारत के लोगों के बीच में जहां हिंदी बोली जाती है वो उत्तर भारत तक ही सिमट कर रह जाते, वो कभी भी साउथ के लोगों को समझ नहीं पाते, उनकी संस्कृति को समझ नहीं पाते। अगर अनुवाद नहीं होता तो वो साउथ के लोग उत्तरी भारत के लोगों को नहीं समझ पाते, अगर भाषा का अनुवाद नहीं होता तो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना। इसीलिए कहा गया है कि इसी अनुवाद के माध्यम से ही विश्व ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र, सिर्फ विश्व ज्ञान विज्ञान का ही नहीं बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में का जो क्षेत्रीयवाद होता है ना, कि एक क्षेत्र, एक है ना, एक कुएं का मेंढक जिसको बोलते हैं, तो वो कुएं का मेंढक का जो संकुचित दायरा है, जो कुएं का जितना क्षेत्र है, उससे बाहर निकलने में यह अनुवाद हमारी असोचनीय, अविश्वसनीय मदद करता है। क्लियर है। तो दोस्तों यही अनुवाद की आवश्यकता और उपयोगिता
होती है। आई होप ये इसका आंसर अच्छे से व्यवहारिक रूप से आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अब इसका आंसर पढ़ने में आपको समस्या नहीं आएगी। एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग स्टूडेंट मुझे कमेंट भी करेंगे कि सर आपने इसकी भाषा में कोई बदलाव नहीं किया है। तो यार देखिए, हिंदी भाषा है, प्रत्येक जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं तो पॉलिटी की भाषा में पढ़ाते हैं आप लोगों को, जब हम इकोनॉमी पढ़ाते हैं तो इकोनॉमी की लैंग्वेज में उसको पढ़ाया जाता है, जब उसी प्रकार जब हम इतिहास पढ़ाते हैं तो एक ही कहानी में पूरे सेशन को ही उसको पिरो देते हैं, है ना। वो जब भूगोल, हालांकि सेशन अभी लगभग स्टार्ट हुए नहीं, कुछ सेशन हुए, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कोई सेशन अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं, लेकिन जब भूगोल का सेशन स्टार्ट होगा तो उसकी कहानी कुछ और ही होगी। तो प्रत्येक सब्जेक्ट की भाषा अलग होती है, उसका महत्व ना खोए उतना हम शॉर्ट और आसान बना देते हैं। संभवतः यहां पर भी हमने कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। रीजन ये भाषा अपना महत्व खो देगी, और जो भाषा अपना महत्व खो चुकी होती है वो एग्जाम में अच्छे नंबर की प्राप्ति आप लोगों को नहीं करवा सकती। इसी कारण से जितनी आवश्यकता थी उतने चेंजेस हमने भाषा में किए हैं, ज्यादा नहीं किए। मैं खुद बता रहा हूं, ज्यादा नहीं किए, लेकिन अब इतना व्यवहारिक रूप से समझने के बाद में अब आप आसानी से इसको कर पाएंगे, अब दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अनुवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है? अनुवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या? अब यार देखिए, अनुवाद अब कोई एक शब्द मात्र नहीं रह गया है, बल्कि अब ये एक विषय बन गया है। ये एक विषय बन चुका है ना। अनुवाद एक विषय बन चुका है। अब जब विषय बन चुका है तो विषय कैसे चलेगा? सैद्धांतिक रूप से, क्योंकि सैद्धांतिक रूप नहीं होगा तो उसमें वैज्ञानिकता आ ही नहीं पाएगी। वो चूंकि हमारा तो विषय ही है अनुवाद विज्ञान, है ना। आइए, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका सिद्धांत की बात करते हैं तो पूरा अनुवाद जो विज्ञान है हमारा सिद्धांतों पर आधारित है। अनुवाद किसी एक भाषा के कथन के अर्थ और प्रभाव समग्र का, ध्यान दीजिएगा, समग्र का क्या मतलब हुआ इसका, कि अनुवाद जो है किसी भी भाषा के कथन और उसके कथन का जो अर्थ होता है, जो कथन है उस कथन का अर्थ और उस अर्थ का जो प्रभाव है, उन सभी का दूसरी भाषा में पुनः स्थापन करता है। ध्यान दीजिएगा, समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं यहां पर। अनुवाद जो है एक भाषा का अर्थ और उस भाषा का अर्थ का प्रभाव, कोई शब्द है, वो शब्द किस लहजे से बोला जाना चाहिए, उसका प्रभाव भी, है ना। मतलब ये समझिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यार देखिए, जब कोई भाषा से आपको अनुवाद करना है, ट्रांसलेशन करना है ना। अब उस भाषा में बोला गया हो, जैसे हिंदी भाषा का शब्द है कृपया, उसको इंग्लिश में भी उसी भाव के साथ में प्रेजेंट करना पड़ेगा, प्लीज, है ना। ऐसा नहीं बोल सकते प्लीज, ये कोई शब्द हुआ क्या? नहीं होगा ना। तो कहने का मतलब क्या, कैसे बोलते हम कृपया से हिंदी में अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी होगी तो क्या बोलेंगे? कृपया, क्लियर है ना। लेकिन उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा? अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो प्लीज। ये एक नॉर्मल भाव रहना चाहिए व्यक्ति के चेहरे पर, एक नॉर्मल भाव रहना चाहिए। अब इसको परिवर्तित तो नहीं कर सकते। अगर हिंदी का कृपया है तो इंग्लिश में आप अगर कैसे सीधे खड़े होकर तो नहीं बोल सकते हो कि प्लीज, नहीं बोलोगे ना। तो यहां पर यही कहने का प्रयास किया जा रहा है कि अनुवाद जो है किसी भाषा के शब्द का अर्थ और उस अर्थ का भाव उसी सेम टू सेम रूप में, उसी रूप में पुनः स्थापन का मतलब क्या होता है? उसी रूप में दूसरी भाषा में स्थापित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? अनुवाद के द्वारा। इसमें स्रोत भाषा, और ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं दो भाषाओं की बात करने वाला हूं, स्रोत और लक्ष्य भाषा। कौन सी? स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, है ना। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा कौन सी होती है? जिस भाषा का ट्रांसलेशन किया जाना है। और लक्ष्य भाषा कौन सी होती है? जिस भाषा में ट्रांसलेशन अर्थात कि अनुवाद किया जाना है। ध्यान दीजिएगा, जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है, तो जिस भाषा से मतलब कि स्रोत भाषा, और जिस भाषा में करना है उसे लक्ष्य भाषा कहेंगे, ठीक है ना। अब इस कंटेंट को पढ़िए। इसमें स्रोत भाषा के कथन की लक्ष्य भाषा में पुनः स्तुति की जाती है। किसी भाषा का अर्थ हूबहू उसी रूप में अन्य भाषा में लाया जाता है। जो प्रभाव के मामले में बिल्कुल कैसा होता है दोस्तों? स्रोत भाषा की तरह ही होता है। स्रोत भाषा में जो भाव प्रकट हो रहे थे उसी भाव के साथ में लक्ष्य भाषा में भी उसका अर्थ उसी प्रकार से प्रकट होगा, है ना। और ऐसा अनुवाद ही सफल अनुवाद माना जाता है। मैं ये क्लियर है दोस्तों? अगर नहीं क्लियर हो तो प्लीज कृपया कर कमेंट कीजिए, मुझे नो लिखिए, और क्लियर हो तो यस लिखिए, कुछ तो लिखिए। यस लिख देंगे, इस क्लियर में समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोगों के लगभग समझ आ रहा है।
ठीक है ना। क्योंकि यार देखिए मैं तो पूरा प्रयास करता हूं यार, प्रत्येक सब्जेक्ट को उसी की तरह पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूं, और आप लोगों से जब मुझे प्रशंसा मिलती है तो बड़ी खुशी भी मिलती है कि यार हाँ मैं पढ़ा पा रहा हूं, है ना, कि मैं सभी सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं। लेकिन कभी कभी लगता है ऐसा कि कहीं ऐसा नहीं कि यार हम पॉलिटिकल और हिस्ट्री वाले टीचर हैं, हिंदी पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे पता नहीं, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाता हूं और आप लोग जब प्रशंसा करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और उसी से हमारा उत्साह और बढ़ जाता है, जिससे फिर हम आगे सेशन लेकर के आ जाते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से ही हमें समझ आती है हमारी काबिलियत भी, क्या हम इस काबिल है भी या नहीं है। तो क्योंकि आप लोग काबिल बनाने वाले हो, तो है ना, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आपको मेरी ये लैंग्वेज समझ आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव, क्योंकि पॉलिटिकल और हिस्ट्री वाले टीचर हैं तो उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को तो थोड़ा बहुत तो मिलेगा आपको, लेकिन संभवतः मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे इसको सेशन लेने से पहले काफी प्रयास करते, काफी मेहनत करनी पड़ती है, इस चीजों पर काम करना पड़ता है एक्चुअल में। तो वो काम के तहत हम कोशिश करते हैं कि हिंदी को हिंदी की भाषा में ही पढ़ाया जाए, हिंदी की तरह ही पढ़ाएं, है ना। सब सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से लेने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। ये इसके प्रकार पूछे गए हैं, इसका माफ कीजिएगा स्वरूप पूछे गए हैं। कितने स्वरूप, ज्यादा याद नहीं रखना है। अनुवाद के स्वरूप पूछा गया है ना, यहां पर सिर्फ ये दो बातें याद रख लीजिए, दो बातें याद रख लीजिए, सीमित और व्यापक। ये दो आधार पर इनके स्वरूपों की बात की जाती है ना। और टेंशन तो बिल्कुल लीजिए ही मत। क्यों मत लीजिए? क्योंकि ये जो सेशन हो रहा है ना, इसके तुरंत बाद डिटेल क्लासेस होने वाली है, और इन एक एक शब्द का पूरा विस्तार से आप पढ़ने वाले हैं, और आपके एग्जाम भी नेक्स्ट मंथ में है, तब तक तो पूरी सीरीज ही कवर कर लेंगे, पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस समझते चलिए। एक मोटी मोटी सी एक जो समझ है ना, वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ताकि कल से सेशन लेंगे तो आपको कोई तकलीफ आएगी ही नहीं। चलिए, तो अनुवाद के स्वरूप को सीमित और व्यापक, है ना, इन दो आधारों पर, या कहें कि इन दो वर्गों में बांटा जाता है, और इसी आधार पर अनुवाद के सीमित स्वरूप और व्यापक स्वरूप की चर्चा की जाती है। पाठधर्मी आयाम के अंतर्गत अनुवाद में स्रोत भाषा पाठ केंद्र में रहता है। स्रोत भाषा पाठ, याद रखिए, स्रोत भाषा पाठ केंद्र में रहता है। किस भाषा को लिया जा रहा है ना, वो भाषा केंद्र में रहती है, और यही तकनीकी और सूचना प्रधान सामग्रियों पर लागू होता है, मतलब सैद्धांतिक रूप से इसका अनुवाद किया जाता है। क्लियर है? तो इसका स्वरूप क्या हुआ दोस्तों? स्वरूप क्या हुआ? सीमित और व्यापक आधार पर दो भागों में बांटा गया है। इस स्वरूप को बहुत विस्तार से डिटेल क्लासेस में हम समझेंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस एक मोटी मोटी समझ यहां पर बना लीजिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, शाब्दिक अनुवाद की आवश्यकता कहां पर होती है? शाब्दिक अनुवाद की, शाब्दिक शब्दों को पकड़ना समझे, शब्दों को पकड़ना सीखिए। शाब्दिक बात कर रहा है यहां पर। शाब्दिक मतलब कि प्रत्येक शब्द का अनुवाद। कभी कभी करते हैं ना आप लोग, गूगल पर कोई शब्द समझ नहीं आ रहा हो तो क्या करते हैं, गूगल पे खटाक से डालते हैं, उसका ट्रांसलेशन देख लेते, अनुवाद देख लेते हैं। कोई इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी नहीं पता तो इंग्लिश वर्ड डालते हैं, उसका अनुवाद हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाता है। हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में जानना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आ जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं आप? शाब्दिक अनुवाद ही तो कर रहे हैं, है ना। हालांकि गूगल कर रहा है, आप लोग वो उसको कमेंट दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, और गूगल आपको करके आपको उसका रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो शाब्दिक अनुवाद, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, शाब्दिक अनुवाद मूल पाठ के शब्द क्रम की अपेक्षा, ध्यान दीजिएगा यहां पर, मूल पाठ जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है, जिस भाषा में, है ना, जिस भाषा से नहीं, अगर जिस भाषा से लगाएंगे ना तो क्या आ जाएगा? स्रोत पाठ आ जाएगा। लेकिन हम मूल पाठ की बात कर रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश का डेटा है, हमें हिंदी में चाहिए, तो यहां पर इंग्लिश क्या बन जाएगी? स्रोत पाठ बन जाएगा, और हिंदी क्या बन जाएगी दोस्तों? मूल पाठ बन जाएगा। सिंपल सी कहानी तो है यार। तो मूल पाठ के जो शब्द क्रम है उनकी अपेक्षा जो वाक्य होते हैं ना, वाक्य की संरचना, उस पर फोकस किया जाता है, वाक्य की संरचना पर ध्यान दिया जाता है। जब कभी आप ध्यान से देखिएगा, जब इंग्लिश का डेटा होता है ना, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हो तो थोड़ी बहुत हिंदी ऐसी पढ़ने में थोड़ी अजीब सी लगती है, थोड़ी अजीब सी लगती है कि यार ये व्यवहारिक नहीं लिखी गई है, मतलब कहीं ना कहीं देख को समझ आता है कि ये ट्रांसलेटेड है, कंप्लीटली हिंदी लिखी नहीं थी। या हिंदी के शब्द जब हम इंग्लिश में डायरेक्ट पूरा हिंदी की लिखी हुई कहानी को जब डायरेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो इंग्लिश भी थोड़ी पढ़ने में अजीब सी लगती है, होता है ना ऐसा। तो इसीलिए कहा गया है कि शब्दों पर ध्यान न देते हुए, अनुवाद में शब्दों पर ध्यान न देते हुए पूरे वाक्य पर ध्यान दिया जाता है, पूरे वाक्य पर, पूरे पैराग्राफ पर।
क्लियर है ना, उस पर ध्यान दिया जाता है ताकि वो कहानी पूरी समझ आए। वाक्य विन्यास के अनुसार, वाक्य विन्यास क्या होता है दोस्तों, शब्दों को समझ लीजिए। विन्यास का मतलब, वाक्य विन्यास का मतलब होता है जिसका अध्ययन सैद्धांतिक रूप से किया जाता हो, जिसका अध्ययन वैज्ञानिक रूप से किया जाता हो, जिसका अध्ययन क्रम अनुसार किया जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य विन्यास कहेंगे। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो वाक्य विन्यास के अनुसार मूल पाठ का यथासंभव अनुवाद किया जाता है। जो मूल पाठ होता है उसका अनुवाद किया जाता है, पूरे मूल पाठ को समझाने के लिए किया जाता है। यहां पर भाव को समझिए यार, ये भाव क्या बोल रहा है, ये शब्दों पर ध्यान ना देते हुए शब्द आगे पीछे चल सकते हैं, लेकिन अनुवाद का जो सही मतलब, सही अर्थ होता है वो ये होता है कि हम पूरे वाक्य को इस प्रकार लिखें कि उस पूरे वाक्य को पढ़ते ही उसके पीछे का भाव स्पष्ट हो जाए। ठीक है ना, स्पष्ट हो जाए। इसमें एक भाषा के भाव को दूसरी भाषा में रूपांतरित करते हुए प्रत्येक, ध्यान दीजिएगा, शब्द, पदबंध, वाक्य और उपवाक्य, इन सब का अनुवाद किया जाता है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। अनुवाद का संबंध क्या है? अनुवाद का संबंध बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अनुवाद का संबंध क्या है? किसी भाषा में अभिव्यक्त विचारों को किसी भाषा में, दूसरी भाषा में ना, किसी भाषा में अभिव्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में यथावत प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। किसी एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में हूबहू उसी प्रकार के भावों के साथ में प्रस्तुत करना क्या कहलाता? अनुवाद कहलाता है। इस विशेष अर्थ में ही अनुवाद शब्द का अभिप्राय छुपा हुआ है। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह मूल भाषा या स्रोत भाषा होती है। जिस भाषा में नहीं, माफ कीजिएगा मुझे, जिस भाषा से, है ना, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे हम मूल भाषा कहेंगे या फिर स्रोत भाषा कहेंगे। और इसमें जिस नई भाषा में, ध्यान दीजिएगा, जिस नई भाषा में अनुवाद करना है वह हमारी प्रस्तुत भाषा या फिर लक्ष्य भाषा कहलाएगी। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं? अनुवादों के बेसिकली दोस्तों हमें पढ़ना 8 प्रकार है, और 8 प्रकार की क्लासेस जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, आगे क्लासेस, डिटेल क्लासेस, उसमें हम पूरे विस्तार से इन 8 ही प्रकारों पर पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से 8 प्रकार है दोस्तों? 8 प्रकार। साहित्य अनुवाद, एक साहित्य अनुवाद, दूसरा कार्यालय अनुवाद, है ना, साहित्यिक भाषा का ट्रांसलेशन करना साहित्यिक अनुवाद कहलाएगा। कार्यालय की भाषा का अनुवाद करना कार्यालय अनुवाद कहलाएगा। ठीक है ना। विधिक अनुवाद जो कि न्यायालय में किया जाता है, आशु अनुवाद, वैज्ञानिक तकनीकी अनुवाद, वाणिज्यिक अनुवाद, शब्दानुवाद और भावानुवाद। तो ये 8 प्रकार है अनुवादों के। इनको पूरे विस्तार से हम नेक्स्ट सेशन से समझना प्रारंभ करेंगे। अगला है अनुवाद के गुण कितने हैं? अनुवाद के गुण कितने हैं? तो यार देखिए, गुण तो ये है, जो प्रथम जो मेन गुण है ना, वो गुण तो ये है कि हम जो है दूसरे लोगों के भावों को या दूसरे विश्व के किसी भी कोने के किसी भी व्यक्ति के भावों को इस अनुवाद के कारण हम समझ पाते हैं। ये कहें कि इस प्रकार की प्रतिभा हमने अपने आप में डेवलप कर ली है। तो यही अनुवाद का एक गुण कहलाता है कि ये हमें विश्व के अन्य समाज के साथ में जोड़ने का कार्य करता है। अनुवाद को स्रोत भाषा के, ध्यान दीजिएगा, अनुवादक को जो अनुवाद कर रहा है उसे स्रोत भाषा के मुहावरों, लोकोक्तियों, विशिष्ट प्रयोगों या सूक्ति या कथनों की अच्छी सी समझ होनी चाहिए कि वो जो लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है, विशिष्टताओं का जो प्रयोग किया गया है, मुहावरों का जो प्रयोग किया गया है, किस भाव को लेकर के किया है, इसकी समझ अनुवादक को होनी चाहिए। तभी कहीं जाकर के वो कुशलता पूर्वक अभिव्यक्त करने के लिए प्रतिभा के साथ में उसका अनुवाद कर पाएगा, उसी भाव के साथ में। तो अनुवाद, और इसके लिए क्या होना चाहिए, जो अनुवादक है, जो ट्रांसलेटर है, उसे खोजों पर, परिवर्तनों, जानकारी और उपलब्धियों, इनका ज्ञान निरंतर रूप से जुटाते रहना चाहिए, इसके बारे में पढ़ते रहना चाहिए। क्लियर है? अगला प्रश्न होगा, अनुवाद का महत्व क्या है? तो इसका बहुत अच्छा महत्व यह है कि अनुवाद एक ही मात्र अचूक, इसका किसका, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर मूलभूत एकता को स्थापित करने का एकमात्र अचूक साधन है ये, और ये इसका सबसे बड़ा महत्व है। किसकी एकता की हम बात कर रहे हैं? विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के बीच में जो एकता उत्पन्न होती है उसका एकमात्र साधन है, और वो है अनुवाद।
है ना। तो भारत जैसे बहुभाषी देश, भारत जैसे बहुभाषी देश में, बहुभाषी मतलब जिस देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही हो, अनुवाद की उपयोगिता अपने आप सिद्ध हो जाती है। भारत के विभिन्न प्रदेशों के साहित्य में, ध्यान दीजिएगा, भारत में ही अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, और उन अलग अलग भाषा के प्रदेशों के जो साहित्य है उसमें जो मूलभूत बातें छुपी हुई है, जो मूलभूत एकता वाली बातें छुपी हुई है, अगर उन्हें हमको समझना है तो उनको समझने का एकमात्र साधन है हमारे पास में अनुवाद, अनुवाद, अनुवाद। और यही इसके महत्व को प्रकट करता है। तो इस तरह अनुवाद द्वारा मानव की एकता को रोकने वाली भौगोलिक और भाषाई जो दीवारें थी उनको ढहाकर विश्व मैत्री की ओर हमें आगे बढ़ा दिया है। किसने? अनुवाद ने। मानकर चलो क्लियर हो पा रहा है, समझ पा रहे हैं? अगर यस तो प्लीज कमेंट यस। चलिए आगे बात करते हैं। और हाँ यार, जाते जाते देखिए लास्ट पे चल रहा है, थोड़ा सा बता दूं, सेशन आपको पसंद आ रहे हैं ना, तो यार लाइक करने में ना तो समय लगता है ना पैसे लगते हैं। इससे हमारी थोड़ी जो मेहनत, जो पसीना आप लोग निभा रहे हैं ना, इसका थोड़ा सा हमें रिप्लाई मिल जाता, रिटर्न मिल जाता है कि सेशन आगे स्पीड से बढ़ता है। आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि सेशन अच्छा है, लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो वो स्पीड से आगे बढ़ाता है। जब आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते तो यूट्यूब आपकी प्रत्येक गतिविधि को देखता रहता है। यूट्यूब वॉच करता है, याद रखिएगा, वॉच डॉग की तरह पूरा यूट्यूब वॉच करता है वीडियो को। तो जब वॉच करता है वो तो देखता है कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों ने देखा है, और वो लाइक नहीं कर रहे हैं। जब लाइक नहीं किया जाता है तो यूट्यूब भी सोच लेता है कि यार वीडियो देखा सबने, लाइक किसी ने किया मतलब वीडियो अच्छा नहीं है, इसका कंटेंट अच्छा नहीं है, लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं है। इस कारण से वो आगे इस स्पीड से नहीं बढ़ाता है या नहीं भी बढ़ाता है। लेकिन अगर आप लोग देखने के साथ अगर लाइक कर देते हैं तो सेशन और आगे तक भी पहुंचेगा, जिससे थोड़ा बहुत दोस्तों हमारा भी थोड़ा बहुत विकास हो सकता है आप लोगों के साथ में ही, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दें यार। और एक विशेष निवेदन आप लोगों से, मुझे याद आ गया इसलिए मैं बोल रहा हूं बीच में, माफ कीजिएगा। विशेष निवेदन आप लोगों से ये है कि सेशन में आपको सभी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन कृपया करके वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें यार। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को सारे वीडियो को 2-4 दिन में पूरा कंप्लीटली सारे डाउनलोड कर लेंगे, फिर धीरे धीरे देखते रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप चाहे तब देख सकते हैं। यूट्यूब पर मैं कोई वीडियो हटाने वाला नहीं हूं, और यहां तक कि मैंने आप लोगों को तो व्हाट्सएप फैसिलिटी भी दे दी है ना, व्हाट्सएप पर ग्रुप भी दे दिया है, वहां पर पूरी प्लेलिस्ट की लिंक ही डाल दूंगा मैं। ये इसी प्लानिंग में लगा हुआ हूं, प्रत्येक ग्रुप पर आपके सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट लिंक आएगी आपके पास, जिसे जब चाहे तब देखिए, वहां से कोई डिलीट नहीं होने वाली है। कृपया करके डाउनलोड करके मत देखना। और संभवतः अगर आपके मन में ऐसे भाव उमड़ रहे हो कि हम भी चाहते हैं कि सर को थोड़ा बहुत सपोर्ट करें, तो सपोर्ट अगर करना चाहते हो ना, तो जो सेशन पर स्टार्टिंग में, बीच में या लास्ट में जो थोड़े बहुत एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसको बंद मत करिए, स्किप मत कीजिए, बस थोड़ा सा वॉच कर लीजिए, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अनुवाद की प्रकृति क्या है? प्रकृति की बात कर रहा है ये। प्रकृति एक निष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ प्रकृति इसकी, व्यक्तिनिष्ठ, अनुवाद की व्यक्तिनिष्ठ प्रकृति है। व्यक्तिनिष्ठ कैसे भाई? अनुवाद अगर मान लो कि ये जो पेज दिख रहा है आपको, मैं कहूं कि आपको इसका अनुवाद करना है, क्या करेंगे आप लोग? फट से इस पेज को स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के गूगल पे पेस्ट करेंगे, डायरेक्टली पूरा इंग्लिश जिस भाषा में चाहिए उसको में ट्रांसलेट हो जाएगा। क्या इसके लिए आपको किसी टीम की आवश्यकता पड़ी? क्या आप लोगों को 10-20 लोगों की टीम की जरूरत पड़ी? क्या यार मुझे ना सर ने काम दिया है, एक स्लाइड को जो है मुझे कन्वर्ट करना है इंग्लिश में या चाइनीज में, किसी भी दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग आइए मेरी हेल्प की। ऐसा होता है क्या? नहीं ना, आप अकेले कर लोगे ना। इसलिए कहा गया कि जो अनुवाद है ना, इसकी प्रकृति कैसी है? व्यक्तिनिष्ठ है। आइए कैसे? यहां कहा गया है कि कला आर्ट वह है जिसमें सृजक अर्थात कि जो अनुवादक होता है ना, वो सृजक किसी रचना का इस प्रकार निर्माण करता है कि उसमें उसकी कल्पना जो की जा रही, कल्पना जो शब्दों में की गई हो, जिसे हम पढ़ के लगता है ना कि यार उसने क्या सोचा दिमाग में, है ना। तो कल्पना, उसकी सहजता, उसकी स्वाभाविकता या उसकी भावनाओं की झलक मिलती है। रचना ऐसी ही होती है। जब कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसमें कई प्रकार के मोड़ आपको देखने को मिलते हैं। कहानी में कभी कभी आप अंदर से खुश होने लगते हैं, अंदर ही अंदर उदास हो जाते हैं, अंदर अंदर कभी जो है रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, गुस्सा आने लगता है। यही होता है ना कहानी पढ़ते वक्त या मूवी देखते वक्त। तो क्यों? क्योंकि उन शब्दों में ऐसे भावों को समाहित किया जाता है। और यही तो कला है, यही तो कला है, और यही इसकी प्रकृति है, यही इसकी प्रकृति है
क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ड के, प्रत्येक शब्द के भाव को यह उजागर करता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको व्यक्तिनिष्ठ कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो और प्रत्येक शब्द का अर्थ का भाव यहां पर स्पष्ट हो, ऐसा शब्द या ऐसा अनुवाद ही जो है इसकी प्रकृति व्यक्तिनिष्ठ कहलाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अनुवाद का क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र कौन सा है? अनुवाद का क्षेत्र तो आज बता नहीं सकता, सर्वव्यापक है, ये मान लीजिए सर्वव्यापक है। सबसे ज्यादा क्षेत्र अगर किसी का है तो अनुवाद का है, बहुत व्यापक है इसका क्षेत्र। कैसे व्यापक है? आप एक क्षेत्र उठाइए और उसमें बताइए कि यहां पर अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, बताइए। कोई संभवतः कोई ऐसा क्षेत्र नहीं मिलेगा आपको जहां पर अनुवाद की आवश्यकता ना पड़ती हो। आज प्रत्येक क्षेत्र, विश्व के प्रत्येक कोने के प्रत्येक क्षेत्र में आपको अनुवाद की आवश्यकता महसूस होगी ही होगी। तो वर्तमान युग में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधुनिक युग के जितने भी क्षेत्र हैं सभी में अनुवाद के क्षेत्र के भी क्षेत्र है, चाहे फिर वो न्यायालय हो, चाहे वो कार्यालय हो, चाहे वो विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, शिक्षा हो, जो है संचार हो, पत्रकारिता हो, चाहे साहित्य ही क्यों ना हो, संस्कृति को भी अगर हमें समझना है तो हमें अनुवाद की आवश्यकता लगती ही लगती है। इन सभी क्षेत्रों में अनुवाद की महत्ता अर्थात की महत्व और उसकी प्रासंगिकता को बहुत ही आसानी से सहज रूप में देखा जा सकता है। बताइए दोस्तों, कैसा रहा आज का प्रथम जो सेशन था हमारा प्रश्न उत्तर सीरीज वाला? अगला सेशन आप लोगों की कमेंट के आधार पर ही नेक्स्ट सेशन जो हमारा आएगा वो आएगा प्रथम इकाई का प्रथम टॉपिक अनुवाद के अंतर्गत हम कल के सेशन में देखेंगे अनुवाद का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और महत्व। क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले अनुवाद का अर्थ समझेंगे, उसकी परिभाषा को देखेंगे, उसके स्वरूप को देखेंगे और उसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया था। क्लियर है? तो अगले सेशन को दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, कंटिन्यू ही चलने वाले, लगभग सभी सेशन कंटिन्यू ही लेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे सेशन कैसा लगा आप लोगों को, और सेकेंड ईयर वाले बच्चे और किस सब्जेक्ट पर अभी आप क्लासेस प्रारंभ चाहते हैं, नए न्यू बेसिस पर एकदम स्टार्टिंग पर किस सब्जेक्ट पर आप क्लासेस चाहते हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके। संभवतः प्रयास करेंगे उस पर क्लासेस लाने की, ठीक है ना। तब तक दोस्तों स्वस्थ रहें, शिक्षा को महत्व दें, नारी का सम्मान करें और अपने व्यक्तित्व का इस प्रकार निर्माण करें कि आपके माता पिता और संपूर्ण राष्ट्रीय समाज आप पर गर्व महसूस करें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।